बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 18 अपशिष्ट जल की कहानी। इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि अपशिष्ट जल क्या होता है, कैसे स्वच्छ जल अपशिष्ट जल में परिवर्तित हो जाता है और इस अपशिष्ट जल में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है। इस भाग में हम समझेंगे कि इस अपशिष्ट जल का शोधन यानी कि उपचार किस प्रकार से किया जाता है और जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम अपनी भूमिका किस प्रकार से निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे दो प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था बच्चों कि वाहित मल में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है। तो वाहित मल क्या होता है? एक जटिल मिश्रण होता है जिसके अंदर निलंबित ठोस बहुत सारी कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, इसके अलावा पोषक तत्व, मृत जीवी, रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। दूसरा प्रश्न था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों, प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, यानी कि इस अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों, हमारे घरों, कारखानों, अस्पतालों आदि से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल प्रवाहित होता है और इस अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए बड़े बड़े कारखाने यानी कि संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। तो इन जल उपचार संयंत्रों में क्या होता है? जल का भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। इससे क्या होता है कि जल को संदूषित करने वाले जो भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थ हैं वो इस जल में से अलग हो जाते हैं और जल वापस से कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। क्या किया जाता है इन जल उपचार संयंत्रों में? सबसे पहले अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी हुई छड़ों से बने शलाका छन्ने यानी कि बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इस तरह की ऊर्ध्वाधर छड़ें लगी होती है जिसमें से जल को प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होगा कि जो बड़े आकार का कचरा है, जो प्रदूषक पदार्थ है, वो इसमें से छनकर अलग हो जाते हैं। ये जो शलाका छन्ने हैं, बार स्क्रीन है, छलनी की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि ये छनकर अलग हो जाते हैं और नीचे क्या होगा? नीचे जो जल जा रहा है वो इन अशुद्धियों से रहित हो जाता है। अब अगले चरण में क्या किया जाता है? अगले चरण में इस वाहित अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू से अलग करने के लिए एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी के अंदर क्या किया जाएगा? जल को धीमी गति से प्रवाहित किया जाता है, यानी कि कम प्रवाह से इस जल को छोड़ा जाता है, जिससे क्या होगा कि बालू, ग्रीट और कंकड़ पत्थर इस टंकी की पैंदी में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे से इस जल को प्रवाहित किया जाता है। तो जो मिट्टी है, ग्रीट है या कंकड़ पत्थर है, वो इस जल से अलग हो जाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में इस जल को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है और इस टंकी का पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। तो इस टंकी के अंदर इस जल को कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे क्या होता है? जो मल जैसे ठोस होते हैं ये इसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं, जिन्हें बाद में खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक अथवा स्लज कहलाता है। बच्चों, इस आपंक को अब क्या किया जाएगा? एक पृथक टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पर यह अवायवीय जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाता है और इस प्रक्रिया में बायोगैस का निर्माण होता है। इस बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और अपशिष्ट जल के अंदर जो तेल और वसा उपस्थित होती है उनको दूर करने के लिए अपमथित्र यानी कि स्कीमर का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से जो जल साफ किया हुआ है वो क्या कहलाता है? निर्मलीकृत जल कहलाता है। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर निर्मलीकृत जल प्राप्त हो जाता है। अब इस जल में क्या किया जाएगा? वायु प्रवाहित की जाती है, यानी कि पंप के द्वारा इस जल में से वायु को गुजारा जाता है। इससे क्या होगा? इसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है और ये वायवीय जीवाणु क्या करते हैं? ये जल में बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि ये अशुद्धियां भी इन जीवाणुओं के द्वारा अलग कर दी जाती है। तो इस तरह से क्या किया जाता है? इस जल में पंप के द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, इस जल का वातन किया जाता है। अब आगे क्या किया जाएगा? कुछ घंटों तक इस जल को ऐसे ही रहने दिया जाता है, जिससे इसके अंदर जो निलंबित सूक्ष्मजीव होते हैं ये टंकी की पैंदी में सक्रिय आपंक के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और जो शीर्ष भाग है वहां से जल को निकाल दिया जाता है। ये जो सक्रिय आपंक होता है इसमें 97% जल होता है। इस जल को बालू बिछाकर बनाए गए शुष्कन तलों अथवा मशीनों की सहायता से हटा दिया जाता है और जो शुष्क आपंक बचा है उसका खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व मृदा में वापस
चले जाते हैं। तो इस तरह से जल का शोधन हो जाता है। बच्चों, ये जो स्वच्छ जल होता है इसके अंदर भी अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं और इस जल को समुद्र, नदी अथवा मृदा में विसर्जित कर दिया जाता है, जहां पर यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा और अधिक शुद्ध हो जाता है। और कभी कभी जब इस जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त किया जाता है तो उससे पहले इसमें क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से इसे क्या किया जाता है, रोगाणु रहित किया जाता है, यानी कि जो भी इसमें सूक्ष्म जीव या जीवाणु उपस्थित हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में ही क्या किया जाता है, इसे वितरण प्रणाली में छोड़ा जाता है। बच्चों, ये तो क्या हो गई अपशिष्ट जल के शोधन की बात, जहां हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े संयंत्रों के माध्यम से इस अपशिष्ट जल का उपचार कर रहे हैं, जल का शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन एक सक्रिय नागरिक के रूप में भी हमारी कुछ भूमिका बनती है, कुछ दायित्व बनता है कि हम इस अपशिष्ट जल की मात्रा को कम करने का प्रयास करें। तो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हमें नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को अपशिष्ट पदार्थों और कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए आग्रह करना चाहिए। यदि हम देखें कि हमारे आसपास क्या है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है या अपशिष्ट पदार्थ फैले हुए हैं, तो हमें जो है संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में सूचना देनी चाहिए, उन्हें आग्रह करना चाहिए कि इस कचरे का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। इसके अलावा यदि पड़ोस में किसी घर से निकलने वाला वाहित जल गंदगी फैला रहा है तो हमें उनसे भी निवेदन करना चाहिए कि वे भी अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने। इसके अलावा हमें क्या करना है, सार्वजनिक स्थानों, अपने आस पड़ोस, विद्यालय आदि स्थानों पर हमें कचरा नहीं फैलाना है। इसके अलावा हमें जल के अपव्यय को भी रोकना है। तो ये सब जब चीजें हम करेंगे तो हम भी क्या कर सकते हैं, जल के अपव्यय को रोक सकते हैं, हम भी जल का संरक्षण कर सकते हैं, स्वच्छ जल को हम बचा सकते हैं। बच्चों, हम अपने घरों में भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अपशिष्ट जल है इसकी मात्रा अपने आप ही कम हो जाएगी। तो बच्चों, अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को हमें क्या करना है, उनके स्रोत पर ही हमें कम कर देना है या हटा देना है। जहां से पैदा हो रहे हैं वहीं पर ही हमें इन्हें समाप्त कर देना है। तो यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने नालियों में किस प्रकार का पदार्थ बहा रहे हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम रसोई घर में बर्तन धो रहे हैं तो बहुत सारा जो छोटा छोटा कचरा है वो भी हम नाली में ऐसे ही प्रवाहित हो जाने देते हैं। तो हमें क्या करना है, वहीं से ही उसे अलग कर देना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना है, वरना ये क्या करते हैं, ये पाइपों के अंदर जाकर कठोर पदार्थों का जमाव कर देते हैं, जिससे क्या होगा, पाइप अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा खुली नाली के अंदर यदि हम तेल और वसा बहा रहे हैं तो ये मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं, जिससे इसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता समाप्त हो जाती है। और इसलिए हमें क्या करना है, इन तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही डालना है, हमें इन्हें नालियों में प्रवाहित नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ जैसे कि पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियां, ये रसायन भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, जो कि जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें हमें नाली में नहीं बहाना है। और बच्चों, कई बार हम क्या करते हैं, इस तरह से जो चाय की पत्ती होती है या फिर जो बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ होते हैं, इसके अलावा खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी हम ऐसे ही नाली में बहा देते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। ये अपशिष्ट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, निम्नीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो इसीलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी पदार्थ हम अपनी नालियों में नहीं बहाएंगे। हमें क्या करना है, उस जल को वहीं पर ही शुद्ध कर देना है, उसे हमें वहीं पर ही अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देना है। उसके बाद हमें नाली में उसे प्रवाहित करना है। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं स्वच्छता और रोग की, कि किस तरह से स्वच्छता यानी कि साफ सफाई में कमी आने से रोगों से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो बच्चों, हमारे देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों या फिर कई बार सीधे जल स्रोतों में ही शौच करते हैं। तो ये जो अनुपचारित मानव मल होता है ये भी स्वास्थ्य संकट का एक बहुत बड़ा कारक होता है। यह मानव मल जल और मृदा दोनों को प्रदूषित करता है। इसके द्वारा सतह पर उपलब्ध जल तथा भौम जल दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। और जब इस दूषित जल का उपयोग किया जाता है तो अनेक जल जनित रोग जैसे कि टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिश आदि रोगों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जल स्रोत हमेशा साफ सुथरे रहने चाहिए, उनके आसपास कोई भी कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए।
या फिर उनके आसपास कोई भी लोग जो हैं वो खुले में शौच नहीं करने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं वाहित मल के निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में। तो बच्चों, वाहित मल का निपटान यथास्थान करने के लिए अलग अलग निपटान तंत्रों जैसे कि सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय और कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग किया जाता है। बच्चों, जो सेप्टिक टैंक होते हैं ये उन स्थानों के लिए उपयुक्त होते हैं जहां पर मल वहन की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि अस्पतालों में या फिर अलग थलग बने भवनों में अथवा 4-5 घरों का जो समूह होता है वहां पर इस सेप्टिक टैंक के द्वारा जो है मल के निपटान की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बच्चों, जो तकनीकी सुविधा युक्त तो शौचालय होते हैं इनमें अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। इन शौचालयों में क्या होता है, मल बंद नालियों से होता हुआ सीधे ही बायोगैस संयंत्र में चला जाता है और वहां पर बायोगैस का निर्माण होता है और इस बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। चलिए आगे हम बात करें एक और आधुनिक तकनीक की। कौन सी तकनीक है ये बच्चों? क्रमी प्रसंस्करण शौचालय। तो भारत के अंदर एक ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें क्या किया जाता है, मानव मल को केंचुओं के द्वारा उपचारित किया जाता है और यह तकनीक बहुत ही अधिक उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि इसके अंदर क्या है, जल की बहुत कम मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका संचालन भी बहुत सरल और स्वच्छ होता है। इसमें क्या होगा, जो केंचुए होते हैं ये मानव मल को पोषक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जिससे क्या होगा कि मृदा को समृद्ध पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। मृदा जो है पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाती है। तो इस तकनीक का उपयोग भी भविष्य में किया जा सकता है। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो बच्चों, हमारे देश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होता है, यानी कि कूड़ा करकट उत्पन्न होता है और इस अपशिष्ट पदार्थ का उचित निपटान आवश्यक होता है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ निश्चित मानक तय किए हैं लेकिन इनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। आप भी देखते होंगे कि कई स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा करकट फैला हुआ होता है। इसके अलावा बच्चों, सरकार ने वर्ष 2016 में स्वच्छ भारत मुहिम शुरू की थी जिसके अंतर्गत क्या किया जाना था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान आदि जो महत्वपूर्ण कार्य थे, ऐसे अभियान चलाए गए थे। तो बच्चों, ये भी क्या था, स्वच्छता की और एक कदम था। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। क्या करना चाहिए बच्चों, हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए और यदि हम कहीं बाहर गए हैं वहाँ पर कूड़ेदान नहीं है तो हमें क्या करना है, अपना कचरा घर लेकर आना चाहिए और उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो इस तरह से हम भी स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चों, इसका फायदा क्या होगा कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रख पाएंगे, हम इसमें अपनी भूमिका निभा पाएंगे। बच्चों, जल स्रोतों को यदि हम स्वच्छ अवस्था में रखेंगे तो क्या होगा, इससे हमें ही फायदा होगा, हम रोग मुक्त रह पाएंगे, हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ बन पाएगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर हमें प्रयास करने हैं और जब हम व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास शुरू करेंगे तो समुदाय भी इसके लिए जागरूक होगा। बच्चों, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि हम कोई मानवीय और प्रतिदर्शक कार्य करें तो इसे प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा तो ही हम ऐसा करेंगे या फिर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छा कार्य, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य है। तो हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर इसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारा पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।